हाय एवरीवन, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैंटेसी ड्रामा लेकर आई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा फनी है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी इस कहानी की हीरोइन वानिंग के साथ होती है जिसकी अभी वेडिंग हो रही है। वानिंग के 4 क्यूट से बेबीज है जो कि बहुत ही खुश होते हैं कि आज फाइनली मम्मी डैडी की शादी होने जा रही है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं एक लड़की जिसका नाम लिन होता है। वो वानिंग से बदला लेना चाह रही होती है क्योंकि उसकी शादी जिशन से हो रही है जिससे ये प्यार करती है। तो ये वानिंग से बदला लेने के लिए एक जादूगरनी से बात करती है कि वो जिशन को बर्बाद कर दे, क्योंकि अगर जिशन इसे नहीं मिल रहा है तो ये नहीं चाहती कि वो वानिंग को भी मिले। फिर ये जादूगरनी वानिंग और जिशन की शादी तोड़ने के लिए 4 अलग लड़कों तक ये मैसेज पहुंचाती है कि वो लड़की मिल गई है जिसके साथ इन्होंने नाइट स्पेंड किए थे और उसके 4 बच्चे हैं। ये जानकर ये चारों बड़े खुश जाते हैं और वानिंग से मिलने के लिए निकलते हैं। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। यहाँ पर वानिंग का फियांसी जो कि इस ड्रामे का फर्स्ट मेल लीड है, वो इसे रिंग पहनाने जा रहा होता है, पर वानिंग उसे रोकने लगती है और कहती है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं तुमसे प्यार भी करती हूँ कि नहीं। तो चारों बच्चे मिलकर वानिंग को कहते हैं कि मम्मी रिलैक्स हो जाओ और जिशन से कहते हैं कि डैडी आप मम्मी को थोड़ा सा टाइम दो सोचने का। तभी यहाँ पर हमारे सेकेंड मेल लीड की एंट्री होती है जिसका नाम फैंग है। वो वानिंग से कहता है कि तुम सही कह रही हो, तुम उससे नहीं बल्कि मुझसे प्यार करती हो। सभी लोग इसे चौंक कर देखने लगते हैं। फैंग कहता है कि अगर मैं माउंटेन से यहाँ पर नहीं आता तो मेरी वाइफ और मेरे बच्चों को तो कोई और ही चुरा लेता। ये सुनकर चारों बच्चे शॉक होकर पूछते हैं कि आप ये क्या कह रहे हो। तभी जिशन की ग्रैंड माँ कहने लगती है कि तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ग्रैंडसन की शादी खराब करने की। जिशन इसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। तो फैंग कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी वाइफ को ले जाने आया हूँ और ये चारों बच्चे भी मेरे हैं। ऐसा बोलकर ये वानिंग को मैजिक से अपनी तरफ खींचता है और उसे किस करने जा रहा होता है। तो जिशन इसे चिल्लाकर कहता है कि मेरी वुमेन से दूर रहो। तो फैंग कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और फिर वो इसे मैजिक से दूर ढकेल देता है। फिर वानिंग इसे कहती है कि अगर तुम सच कह रहे हो कि तुम ही मेरे चारों बच्चों के डैड हो तो इस बात का एविडेंस दिखाओ। फैंग कहता है कि एविडेंस है मेरे पास और वो इसे डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाता है, जिसे देखकर वानिंग भी शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या तुम सच में इनके बायोलॉजिकल डैड हो। ये सुनकर जिशन भी शॉक हो जाता है और रिपोर्ट देखकर कहता है कि जरूर ये रिपोर्ट फेक होगी। वानिंग से पूछती है कि आखिर ये बच्चे तुम्हारे कैसे हो सकते हैं। तो फैंग कहता है कि डीएनए रिपोर्ट में साफ लिखा है कि ये चारों बच्चे मेरे हैं। तभी यहाँ शादी में जो 2 लेडीज बैठी होती है वो वही जादूगरनी और लीन होते हैं और दोनों ने यहाँ पर अपना फेस बदल कर आए होते हैं और ये दोनों मिलकर जानबूझ के सभी के मन में शक डालने लगती है और कहती है कि तभी तो बाओ को उड़ना भी आता है और वो भी इसकी तरह मास्टर है और बाकी तीनों बच्चे भी जीनियस है, यानी कि ये सच में इन लोगों का डैड होगा। तो जिशन कहता है कि कुछ भी रूमर मत फैलाओ, ये चारों बच्चे मेरे हैं। वानिंग इसे कहती है कि तुमने बाओ को इतना बड़ा किया उसके लिए बहुत थैंक यू, लेकिन तुम मेरे बारे में कुछ भी झूठ मत बोलो, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी याद नहीं है। फैंग अपने मन में सोचता है कि लगता है वानिंग को मैं बिल्कुल भी याद नहीं हूँ। फिर ये कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, जैसे बाओ मेरा बेटा है, मैंने उसे पाला हूँ, वैसे ही बाकी तीनों भी मेरे बच्चे हैं क्योंकि बाओ मेरी तरह मास्टर है, शाओ स्टार किड है और चैन एक हैकर है और मेरे चारों बच्चे जीनियस है। फिर चारों बच्चे अपनी तारीफें सुनकर कहने लगते हैं कि हाँ, हम लोग बहुत ही जीनियस है। अब जिशन की ग्रैंडमा ये सब देखकर कहने लगती है कि अगर ये प्यारे से क्यूट बच्चे मेरे ग्रैंडसन जिशन के बच्चे नहीं होंगे तो मैं तो मर ही जाऊंगी। जिशन कहता है कि ये चारों बच्चे मेरे हैं और मेरी चीज को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तो फैंग कहता है कि चलो हम लोग देख लेते हैं कि चारों बच्चे तुम्हें अपना डैड मानते हैं या मुझे। और फिर फैंग इन लोग से कहने लगा है कि मेरे प्यारे चारों बेबीज इधर देखो कि तुम लोगों के असली डैडी ने तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हैं। और फिर वो इन चारों के लिए 4 मास्टर कार्ड दिखाता है। तो जिशन इसे कहता है कि मेरे बच्चों को तुम ये फालतू गिफ्ट देने का सोचना भी मत, तुम इसके लायक हो ही नहीं। तो फैंग तो जिशन को मैजिक से मारने लगता है और कहता है कि तुम होते कौन हो मुझे ऐसा बोलने वाले। तभी बाओ से कहने लगता है कि डैडी आप मैजिक का इस्तेमाल करके नॉर्मल पर्सन से कैसे फाइट कर सकते हो, ये बहुत ही गलत है। तो फैंग कहता है कि जो भी मुझे मेरे बच्चे और मेरी वाइफ को लेने से रोकेगा मैं उसके साथ यही करूंगा। तो बाओ कहता है कि ठीक है, फिर मैं आपसे फाइट करूंगा अपने डैडी के लिए। तभी यहाँ पर इस फाइट के बीच में वानिंग आ जाती है। तभी यहाँ पर वही लेडी मैजिक करती है और वानिंग दूर जाके गिरने लगती है। तो फैंग जल्दी से उसके पास मैजिक से पहुंचता है और उसे गिरते हुए बचा लेता है। फिर यहाँ पर वानिंग फैंग को देखते हुए कुछ याद करने लगती है कि वो माउंटेन पर किसी झाड़ पे से गिरने वाली थी, तभी भी फैंग ने इसकी जान बचाया था और उस टाइम पर फैंग बहुत ही ड्रंक था और उसने इसके ऊपर वॉमिटिंग कर लिया था। ये सब याद करके वानिंग सोचती है कि आखिर ये मेमोरी अचानक से मेरे माइंड में कैसे आ गई, एक सपने की तरह।
जैसे कि ऐसा कुछ सच में हुआ था। फिर यहाँ पर फैंग इसे कहने लगता है कि उस टाइम पर मैंने तुम्हारा फेस अच्छे से नहीं देखा था, आज मैं अच्छे से देख रहा हूँ। तो वानिंग कहती है कि यानी वो पर्सन तुम ही थे जिसने मेरे ऊपर वॉमिटिंग कर लिया था। तो फैंग हंसने लग जाता है कि वानिंग को ये याद आ गया। ये सुनकर जिशिन कहता है कि क्या तुम इसे पहले से जानती हो? तो वानिंग कहती है कि ये मैं श्योर नहीं हूँ। तभी फैंग इसे पेंडेंट दिखाने लगता है और कहता है कि तुम इसे मेरे पास छोड़ कर गई थी। इस पेंडेंट को देखते के साथ ही वानिंग पहचान जाती है और कहती है कि ये तो बचपन से मेरे पास था। तभी यहाँ पर जीशन अपना पेंडेंट दिखाता है और कहता है कि मेरे पास भी ऐसी सेम है। फिर लिन तो हंसने लग जाती है और कहती है कि वानिंग तुम तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट निकली, क्या तुमने सब लड़कों को अपना जेट पेंडेंट बांट के रखी हो? फिर ये लोग वानिंग के बारे में कहने लगते हैं कि लगता है ये बस दिखने में इनोसेंट है, पर पता नहीं इसका कितनों के साथ अफेयर चल रहा होगा। हमें तो मिस्टर जीशन के लिए बुरा लग रहा है कि वो बेचारे कितना इससे प्यार करते हैं। तभी बाओ इन लोग को चिल्लाने लगता है और कहता है कि मेरी मम्मी के बारे में बुराई मत करो। अब ये सब देखकर तो जिशन के डैड बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और वो शादी कैंसिल कर देते हैं और कहते हैं कि ऐसी धोखेबाज लड़की से मैं अपने बेटे की शादी नहीं करूंगा। और वो जिशन को यहाँ से चलने के लिए कह रहे होते हैं, पर जिशन नहीं मानता और वो कहता है कि डैड मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तभी बाओ वानिंग को बताने लगता है कि उसके डैड ने जो उसे जेट पेंडेंट दिए हैं, तो अगर उस पे वो अपना और बच्चों के असली डैड का खून मिक्स करेगी तो उससे एक जेट फिनिक्स बनेगा और जिससे ये चीज क्लियर हो जाएगी कि बच्चे किसके हैं। तो वानिंग अपना जेट पेंडेंट निकाल के कहती है कि मुझे ये टेस्ट करना है और वो जिशन से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ ये टेस्ट करने के लिए तैयार हो? और फिर जिशन और वानिंग दोनों ही अपना ब्लड इस जेट पेंडेंट पे गिराते हैं, पर कुछ भी असर नहीं होता। तो ये देखकर ये लोग शॉक हो जाते हैं। फिर जिशन कहने लगता है कि कुछ गड़बड़ी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। तो फैंग कहता है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, बल्कि इससे क्लियर हो गया है कि चारों बच्चे तुम्हारे नहीं हैं। तभी इतने में यहाँ पर थर्ड मेल लीड की एंट्री होती है जिसका नाम लू है। वो कहता है कि तुम सही कह रहे हो क्योंकि ये चारों बच्चे मेरे हैं। अब इसे देखकर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि ये लू तो बहुत ही फेमस एक्टर है। और फिर तभी इतने में फोर्थ मेल लीड की एंट्री होती है जिसका नाम यू है। वो कहता है कि वानिंग सिर्फ मुझसे ही शादी कर सकती है। सभी लोग इसे देखकर भी बातें करने लगते हैं कि ये तो वही फेमस फाइटर है। तभी यहाँ पर फिफ्थ मेल लीड की एंट्री होती है जिसका नाम वू है। सभी इसे देखकर भी पहचान जाते हैं कि ये बहुत ही फेमस मिरेकल डॉक्टर है। सभी शॉक होते हैं कि ये सारे फेमस लड़के एक ही लड़के से शादी करना चाहते हैं। जिशन के डैड को तो समझ ही नहीं आता। वो कहते हैं कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। और फिर ये वानिंग से कहने लगते हैं कि कितनी कैरेक्टरलेस लड़की है, क्या तुम्हारे लिए एक लड़का काफी नहीं था जो 4 और को फंसा के रखी हो? तुम जैसी लड़की की शादी कभी हमारी फैमिली में नहीं हो सकती। तो लू कहता है कि ये अच्छी बात है क्योंकि वानिंग से मैं शादी करूंगा। और फिर वो वानिंग के लिए अपनी फैमिली की तरफ से एंगेजमेंट गिफ्ट मंगवाता है जिसमें बहुत ही महंगी कार, विला और कंपनी के शेयर्स होते हैं। फिर बारी बारी करके चारों में लीड्स अपनी तरफ से एंगेजमेंट गिफ्ट मंगवाते हैं और वानिंग को दे रहे होते हैं और सभी में बहुत सारे पैसे और कार्स और घर होते हैं। और फिर ये लोग जीशन से कहते हैं कि क्या तुम्हारी तरफ से कोई एंगेजमेंट गिफ्ट नहीं है? तो शैन अपनी गिफ्ट भी मंगवाता है और वो वानिंग को बताता है कि उसने अलग अलग मेडिसिनल हब मंगवाया है ताकि वानिंग की स्लीपिंग प्रॉब्लम दूर हो सके और अगर उसे कभी सर्दी लग जाए तो वो बीमारी ठीक हो सके। और साथ ही साथ इसने उसकी हॉबी का भी ध्यान रखा होता है कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं, और उसके लिए उसकी फेवरेट खाने की डिशेस की रेसिपीज, और साथ ही साथ वो अपनी कंपनी भी वानिंग को ही दे रहा होता है। अब यहाँ वानिंग और ये तो एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। तभी बाकी सभी कहने लगते हैं कि तुम इन बच्चों के डैड नहीं हो, इसलिए तुम हमारे साथ कंपटीशन करने के लिए क्वालिफाइड हो ही नहीं, तो आखिर तुम किस हक से वानिंग को एंगेजमेंट गिफ्ट दे रहे हो? तो जिशन कहता है कि इस हक से कि मैं वानिंग से प्यार करता हूँ। तो बाकी सभी कहते हैं कि हम भी वानिंग से प्यार करते हैं। और फिर ये पांचों अपनी रिंग दिखाते हुए वानिंग को प्रपोज करने लगते हैं और उसे कहते हैं कि मुझसे शादी करो। फिर चारों बच्चे पूछने लगते हैं कि मम्मी आप किससे शादी करोगी? फिर वानिंग चूज करने जा रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर जिशन के डैड वानिंग को चिल्लाने लगते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अपने आप को क्या समझती हो, हमारी फैमिली की तरफ से तुम्हें पहले ही 1 मिलियन ब्राइड प्राइज मिल चुका है और आज मेरे बेटे के साथ तुम्हारी शादी थी, तो तुम यहाँ पर दूल्हा चुनते बैठ रही हो कि तुम किससे शादी करोगी? तो फैंग तो इसके डैड को एक मैजिकल स्लैप मारता है और कहता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमेन को बुली करने की। अब तभी यहाँ पर लू वानिंग का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि क्या तुम मुझे भूल गई? मेरे साथ नाइट स्पेंड करने के बाद तुम सीक्रेटली प्रेग्नेंट हो गई थी और फिर अचानक से मेरी लाइफ से गायब हो गई, तो अब क्या फिर से गायब होने का इरादा है? फिर वानिंग लू और अपने उस नाइट को याद करने लगती है और जल्दी से इसे दूर करके कहती है कि वो लड़की मैं हो ही नहीं सकती, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं कर सकती हूँ। तभी वो शाह और लू को दूर करता है और वो वानिंग को अपना जैकेट पहना के कहता है कि क्या तुम मुझे भूल गई? मैंने तो तुम्हें क्रोन भी पहनाया था और हम शादी करने वाले थे, तो आखिर तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो? तो वानिंग इसे कहती है कि तुम मजाक कर रहे हो ना,
तो यूशाओ कहता है कि आखिर में शादी के मैटर में मजाक क्यों करूंगा। फिर यहाँ पर वानिंग को याद आने लगता है कि उसने इसकी जान बचाई थी, पर वो फिर भी नहीं मानती और कहती है कि मैं वो हो ही नहीं सकती। तो यूई से कहता है कि मुझे अच्छी तरीके से याद है कि तुम ही वो लड़की हो जिसने मेरी जान बचाई थी। तभी वो यहाँ पर आकर इसे दूर कर देता है और वानिंग से कहता है कि क्या मैं तुम्हें याद आया, हम दोनों ने ही एक दूसरे की हेल्प किए थे क्योंकि हम दोनों को ही किसी ने ड्रग दे दिया था। फिर वानिंग को याद आने लगता है और वो सोचती है कि आखिर ये सब मैं कैसे एक्सपीरियंस कर सकती हूँ। फिर वो तो बहुत ही खुश हो जाता है कि यानी तुम्हें सब कुछ याद आ गया है। फिर वानिंग सोचने लग जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपने चारों बच्चों के अडॉप्टिव फादर के साथ रिलेशनशिप में हूँ। आखिर मेरी जब याददाश्त चली गई थी तो मेरे साथ क्या क्या हुआ था। फिर ये सब देखकर फैंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो इन सभी को चिल्लाकर कहता है कि तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ। तो बाओ समझ जाता है कि फैंग डैडी कौन सी पावर यूज करने वाले हैं। और फिर हम देखते हैं कि फैंग ने जो मैजिक किया होता है उसकी वजह से इन चारों बच्चों के पांचों डैडी यहाँ से गायब हो जाते हैं और ये देखकर सभी शॉक होते हैं। तभी यहाँ पर फैंग वापस आ जाता है और ये वानिंग से कहता है कि अब तुम मेरी वाइफ बनोगी ना। और फैंग ने इन चारों को अलग अलग जगह पहुंचा चुका होता है और फिर फैंग भी तुरंत वानिंग को लेकर गायब हो जाता है। तो शाओ पूछती है कि अब हमारी मम्मी कहाँ चली गई। तो बाओ कहता है कि फैंग डैडी हमारी मम्मी को अपनी वाइफ बनाने के लिए लेकर गए। फिर हम देखते हैं कि ये जादूगरनी और लिन भी मैजिक से उस जगह पे पहुंच जाते हैं और लिन इसे पूछती है कि आंटी उन चारों लड़कों का अरेंजमेंट आप ही ने करी हो ना। तो ये कहती है कि हाँ ये सब मैंने ही प्लानिंग करी हूँ और अब वानिंग को उसकी सजा मिलेगी। फिर यहाँ हम देखते हैं कि फैंग वानिंग के साथ शादी करने के लिए उसे अपने माउंटेन लेकर आया होता है और वो अपने लोगों से कहता है कि आज मेरी शादी है इसलिए आप लोगों को अच्छे से खाना और पीना है। तभी वानिंग ये सब देखते हुए सोचती है कि मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा। अब तभी इतने में बाओ भी यहाँ पर अपने मैजिक से जीशन को लेकर पहुंच जाता है। फिर जीशन को देखकर वानिंग तो बहुत ही खुश हो जाती है और जल्दी से उसके पास भाग कर आ जाती है। बाओ कहता है कि मम्मी आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर हूँ ना तो मैं आपकी शादी किसी और से होने नहीं दूंगा। फिर यहाँ पर जीशन फैंग से कहता है कि मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे पर्सन होंगे, मुझे क्या पता था कि तुम एक चोर होंगे जो दूसरों की वाइफ को चुराता है। तो फैंग गुस्से में जीशन को यहाँ पर स्टैच्यू बना देता है। फिर बाओ स्टेज पे जाके शादी कैंसिल करने का ऑर्डर दे रहा होता है। तो फैंग से पूछता है कि मेरे प्यारे बेटे क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारी मम्मी के लायक हूँ। तो बाओ कहता है कि हाँ मेरी मम्मी और जीशन डैडी ही एक दूसरे के लिए बहुत ही सही है और वो दोनों अच्छे कपल हैं। पर फैंग नहीं मानता और वो जाकर वानिंग को प्रपोज करते हुए कहता है कि मुझे शादी कर लो। फिर यहाँ के लोग वानिंग को कहने लग जाते हैं कि उसे हाँ कहना चाहिए। तभी यहाँ पर जीशन इन लोगों को चिल्लाता है और कहता है कि वानिंग हाँ नहीं बोलेगी। तो फैंग इसे कहता है कि क्या अभी भी तुम्हें समझ नहीं आया, पिछली बार जब जेड पेंडेंट का टेस्ट करे थे तब पता लग गया था कि तुम चारों बच्चों के डैड हो ही नहीं। तो जीशन कहता है कि वानिंग और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। तो फैंग कहता है कि क्या तुमने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट नहीं देखा था, वानिंग के बच्चे मेरे हैं। तो जीशन कहता है कि वो रिपोर्ट फेक है। तो फैंग कहता है कि नहीं असली है। फिर ये दोनों ऐसे झगड़ा करे जा रहे होते हैं कि बाओ कहता है कि आप दोनों झगड़ा करना बंद करो, अगर आप दोनों मेरे डैडी बनना चाहते हो तो आप लोगों को एक फेयर कंपटीशन करना होगा। फिर जीशन तो तुरंत ही चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। तो फैंग कहता है कि मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि मैं थोड़ी ना तुमसे डरता हूँ। फिर यहाँ पर बाओ जीशन को स्टैच्यू से हटा देता है और जीशन फाइटिंग की पोजीशन में आ जाता है। इसे देखकर बाओ सोचता है कि ऐसे तो डैडी हार जाएंगे। फिर ये दोनों अपनी अपनी क्वालिटीज बताने लगते हैं कि ये लोग सामने वाले पर्सन से क्या ज्यादा अच्छे। अब इन लोग का कंपटीशन देखकर सभी लोग हंसे जा रहे होते हैं और फिर लास्ट में बाओ डिसाइड करता है कि इस कंपटीशन के विनर जीशन डैडी है। फिर जीशन तो बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि ये हुई ना मेरे बेटे वाली बात। तो फैंग कहता है कि क्या तुम मुझे ऐसे ट्रीट करोगे। तो बाओ कहने लगता है कि क्यों ना आप ब्लड टेस्ट करवा लो। वानिंग पूछती है कि क्या तुम कह रहे हो कि हम जेड पेंडेंट का यूज करके फिर से टेस्ट करें। तो बाओ कहता है कि हाँ क्योंकि मम्मी आपकी याददाश्त जा चुकी है लेकिन आपको फिर भी इन दोनों डैडी के बारे में कुछ ना कुछ याद है। इसका ये मतलब है कि इन दोनों में से कोई भी मेरे डैडी हो सकते हैं। फैंग कहता है कि मैं तो 100% श्योर हूँ कि मैं ही तुम लोगों का डैडी हूँ, तो मैं इस टेस्ट के लिए रेडी हूँ। फिर ये लोग जेड पेंडेंट का यूज करके ब्लड टेस्ट करते हैं और कुछ भी मैजिकल नहीं होता। तो फैंग अपसेट हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जीशन इसे कहता है कि देखो तुम भी चारों बच्चों के डैड नहीं हो। फिर फैंग और जीशन के बीच में फिर से झगड़ा होने लगता है और फैंग इसे कहता है कि तुम मुझे कम मत समझना, मैं तुम्हारी फैमिली को खत्म कर सकता हूँ। बाओ कहता है कि फैंग अंकल आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप कभी भी प्यार को ऐसे हासिल कर ही नहीं सकते हो। तो जीशन कहता है कि तुम सच में मेरे प्यारे बेटे हो। और फिर जीशन वानिंग से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ये मेरे ही बच्चे हैं। वानिंग कहती है कि अगर मेरा और फैंग का कोई रिलेशन नहीं है तो आखिर मेरे माइंड में फैंग के बारे में थोड़ी मेमोरी क्यों आई है। तभी बाओ इन लोग से कहता है कि शाओ की भी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है। तो वानिंग पूछती है कि फिर जल्दी बताओ कि फैंग या जीशन कौन है आखिर डैड। तो बाओ कहता है कि मम्मी इन दोनों में से कोई भी नहीं है। तो ये लोग शॉक हो जाते हैं कि फिर आखिर कौन हो सकता है चारों बच्चों का डैड। तभी इतने में यहाँ पर लू शाओ को लेकर आ जाता है
और कहता है कि ऑफ कोर्स वो मैं ही हूँ। तो शाओ लू से कहती है कि आखिर आप मेरी डैडी और मम्मी को क्यों अलग कर रहे हो। तो ये बताता है कि फैंग भी जेड पेंडेंट वाले टेस्ट में हार चुका है, तो ये तुम्हारा डैडी हो ही नहीं सकता। तो शाओ कहती है कि लेकिन इन्होंने तो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाए थे, अगर आप हमारे डैडी हो तो आप डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाओ। फिर डीएनए टेस्ट रिपोर्ट का रिजल्ट ये आता है कि लू ही इन चारों बच्चों का डैड है। पर शाओ कहती है कि नहीं, ये डीएनए टेस्ट रिपोर्ट फेक है। तो लू शाओ से कहता है कि आखिर तुम किसके साइड हो। तो शाओ कहती है कि डैडी आप ही ने मुझे सिखाया है ना कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर ये जल्दी से फैंग के पास जाती है और उसे डैडी कहने लगती है, और वो कहती है कि मैं आपको और मम्मी को वेडिंग गिफ्ट के तौर पे एक गाना सुनाना चाहती हूँ। और शाओ ये सब जानबूझ कर रही होती है, वो अपनी मैजिकल वॉइस से गाना गाना शुरू करती है और सब बेहोश हो जाते हैं। और फिर लू यहाँ पर वानिंग को उठा के लेकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि बाओ शाओ को कॉल करके कहता है कि तुमने मुझे चीट करी हो, आखिर तुम मम्मी को लेकर कैसे चली गई। तो ये कहती है कि लू डैडी बहुत ही अच्छे हैं और वो हमारे डैडी बनने लायक है। तो बाओ शाओ को अपना लोकेशन सेंड करने के लिए कहता है और फिर चैन लोकेशन हैक करके ये पता कर लेता है कि आखिर लू वानिंग को कहाँ लेकर गया हुआ है। यहाँ पर हम लू को देखते हैं जो कि अपनी वेडिंग के लिए तैयार हो रहा होता है और इसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करना था। फिर हम यहाँ वानिंग को देखते हैं जो कि मौका देखते ही यहाँ से भागने लगती है। तभी बाओ इस रास्ते में मिल जाता है और ये कहता है कि मम्मी आप फिक्र मत करो, मैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आ गया हूँ। तभी इन लोग के सामने एक कार आके रुकती है और उसमें से एक लड़की बाहर आती है जिसने भी वेडिंग ड्रेस पहनी होती है और ये वानिंग से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारी शादी तो उस जीशन से होने वाली थी ना, और अब तुम उसे धोखा देकर यहाँ पर किसी और की ब्राइड बनने जा रही हो। तो वानिंग से कहती है कि तुम हमेशा मुझसे जेलस क्यों रहती हो, स्कूल टाइम में भी तुम मुझे परेशान किया करती थी और अब यहाँ पर भी आ गई हो। अब तभी यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं मिस्टर लू की होने वाली वाइफ को पिक करने के लिए। पर फिर ये लोग सोच में पड़ जाते हैं कि इन दोनों लड़कियों ने वेडिंग ड्रेस पहने हैं, आखिर इसमें से बॉस की वाइफ कौन है। तो ये गार्ड सोचते हैं कि हाँ जरूर यही लड़की होगी, क्योंकि दूसरी वाली तो एक बच्चे की मॉम है, तो आखिर ये हमारे बॉस की वाइफ कैसे हो सकती है। फिर ये लोग लिन को कार में बैठने के लिए कहते हैं और ये बहुत ही खुशी खुशी इन लोग के साथ जाने लगती है और सोचती है कि अब मैं उस फेमस एक्टर लू की वाइफ बनूंगी। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लिन यहाँ पर किसी रिच आदमी के साथ होती है, तभी वो यहाँ पर मैजिक से पहुंच जाता है और वो लिन को वेडिंग ड्रेस देकर समझाता है कि अगर तुम्हें यहाँ के फेमस एक्टर लू से शादी करनी है तो तुम मेरा कहना मानो। अब यहाँ पर लिन को जाता हुआ देखकर वही रिच आदमी से बातें करने लगता है। तो ये कहती है, तो ये इसको भाव भी नहीं देती और कहती है कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, मुझे तुमसे भी ज्यादा रिच मिल गया। फिर हम देखते हैं कि बाओ वानिंग से कहता है कि मम्मी उस लड़की ने आपकी जगह ले ली है, इसलिए आपको मेरे साथ अभी इसी वक्त चलना होगा। फिर हम देखते हैं कि लिनिया वेडिंग हॉल के पास पहुंचती है और सभी लोग इसका वेलकम कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर मैजिक से बाओ वानिंग को लेकर पहुंच जाता है और वो इन लोगों से कहता है कि मिस्टर लू की होने वाली वाइफ मेरी मम्मी है। पर लिन नहीं मान रही होती है और वो कहती है कि मैं ही वाइफ हूँ। फिर वानिंग बाओ को यहाँ से चलने के लिए कह रही होती है, तो बाओ कहता है कि मम्मी नहीं, ये लड़की आपकी जगह लेने की कोशिश कर रही है और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, क्योंकि अभी ये चीज क्लियर नहीं हुई है कि हमारे डैडी कौन है, और अगर कहीं मिस्टर लू हमारे डैडी हुए तो। अब यहाँ पर ये दोनों एम्प्लॉय वानिंग के बारे में पूछने लगती है कि ये लोग कौन है। तो लिन कहती है कि ये वही चीटर लड़की है जिसने मिस्टर जी शेन को चीट किया है। तो बाओ लिन से कहता है कि अगर लू डैडी ने हमें देख लिया ना तो वो हमें पहचान लेंगे और फिर तुम्हें बेइज्जती करके यहाँ से निकालेंगे। पर लिन तो इसकी बात बिल्कुल नहीं मानती और वो दोनों स्टाफ से कहने लग जाती है कि इन लोगों को निकालो यहाँ से। फिर बाओ वानिंग से कहता है कि मम्मी हमें जल्दी से लू डैडी को ढूंढने चलना चाहिए। फिर ये लोग यहाँ से भागकर जाने लगते हैं और ये सारे स्टाफ इन लोग का पीछा कर रहे होते हैं इन्हें बाहर निकालने के लिए। तभी यहाँ पर शाओ आ जाती है और वो सभी स्टाफ को चिल्लाती है कि तुम लोग ये कैसे काम कर रहे हो, मैं अपने डैडी को बता दूंगी ना तो वो तुम लोगों को फायर कर देंगे। तो ये स्टाफ शाओ से पूछती है कि ये लोग तुम्हारे कौन है। तो ये बताती है कि ये मेरी सगी मॉम, ये मेरा सगा भाई है। ये सुनकर तीनों स्टाफ शॉक हो जाते हैं और शाओ वानिंग और बाओ से कहती है कि मम्मी और भाई जल्दी चलो यहाँ से, डैडी कितने देर से आपका वेट कर रहे हैं। फिर ये स्टाफ बातें करने लगते हैं कि अगर वो शाओ की असली मॉम है तो यानी मिस्टर लू की वाइफ भी हुई होंगी, तो फिर आखिर ये लड़की कौन है। तो लिन कहती है कि अरे वो लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं असली हूँ। फिर ये लोग तो लिन की बातों पर बिलीव करते हैं और फिर जल्दी से वानिंग और बाओ को रोकने के लिए जाते हैं। फिर यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाता है और लू के बहुत सारे फैन आए होते हैं और साथ ही साथ रिपोर्टर्स भी। लू अनाउंस करता है कि मैं आज आप लोग को बताना चाहता था कि मेरी वाइफ और 4 बच्चे हैं और मैं अपने बच्चों के लिए उनकी मॉम से आज शादी करने वाला हूँ। और फिर जैसी वानिंग दोनों बच्चों के साथ यहाँ पर आ जाती है तो लू रिपोर्टर्स को बताता है कि वही मेरी वाइफ है। फिर हम देखते हैं कि लू जल्दी से वानिंग के पास जाकर नीचे बैठ जाता है और ये इसे बताता है कि मैंने हम दोनों की बेटी को पाला हूँ और मैं अब तक तुम्हें ढूंढ रहा था और फाइनली अब तुम मुझे मिल गई हूँ।
और अब मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, तो प्लीज मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। फिर सभी लोग इन लोग को चीयर करने लगते हैं कि वानिंग हाँ बोले। तभी इतने में यहाँ पर स्टाफ लिन को लेकर आ जाती है और सभी से बताती है कि ये लड़की फेक है और हम असली वाली वाइफ को लेकर आए हैं। और फिर लोग बाओ को भी बहुत कुछ बोले जा रहे होते हैं और उसे यहाँ से निकलने के लिए कहते हैं। तो शैन इन तीनों स्टाफ को चिल्लाता है और बताता है कि ये मेरा बेटा है और जिसे तुम यहाँ से भगा रहे हो ना, वो मेरी होने वाली वाइफ है। फिर बाओ कहता है कि अब तुम लोग को समझ आया, मैं तुम लोग को कब से कह रहा था। फिर ये सारे स्टाफ इन लोग से माफी मांगते हैं और फिर लिन को भी यहाँ पर स्लैप पड़ चुका होता है, तो ये रो रही होती है। और फिर लू वानिंग को रिंग दिखाते हुए उसे शादी करने के लिए कह रहा होता है। तो ये कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तो शॉ कहती है कि मम्मी आप ये क्या कह रही हो, जल्दी से डैड को हाँ बोल दो। वानिंग लू से पूछती है कि क्या चारों बच्चे सच में तुम्हारे हैं। तो ये कहता है कि ऑफ कोर्स। तो बाओ कहता है कि डैडी ये सिर्फ आपके बोलने से नहीं होगा, हमें इसका टेस्ट करना होगा। फिर वानिंग अपना जेट पैकेट निकाल के देती है और बाओ इसके बारे में सभी को बताता है कि मम्मी और डैडी का जब ब्लड इसमें मिलेगा तो एक मैजिकल फोएनिक्स बनेगा और अगर वो बनेगा तभी ये प्रूफ होगा कि आप ही हमारे डैडी हो। लू कहता है कि अगर मैंने ये टेस्ट पास कर लिया तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो वानिंग इसके लिए हाँ कहती है। फिर वानिंग जेट पेंडेंट पकड़ के अपने डैड से विश मांगती है कि आप प्लीज मुझे मेरे बच्चों के असली डैड से मिलवा दो। और फिर हम देखते हैं कि ये जेट पेंडेंट काम कर जाता है और सच में फोएनिक्स इन लोगों को दिख रहा होता है। और फिर ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं कि यानी मिस्टर लू इन चारों बच्चों के डैड है। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, पर तभी इतने में बाओ देख लेता है कि इन सब के पीछे शाओ का हाथ था। वो कहती है कि मैं सच में चाहती हूँ कि लू डैडी ही हमारे असली डैडी हो। फिर असिस्टेंट कहता है कि बॉस यानी जो अभी ड्रैगन फोएनिक्स आया था वो तो बस रिफ्लेक्शन था, मैजिकल नहीं था, यानी बॉस ये बच्चे आपके है ही नहीं। पर लू नहीं मानता और कहता है कि मुझे पूरा बिलीव है कि ये मेरे ही बच्चे हैं। तो लिन कहती है कि अगर ऐसी बात है तो हम सभी को एविडेंस दिखाओ। तो लू इन लोग से कहता है कि तुम लोग को क्या लगता है कि मेरे पास एविडेंस नहीं है ये प्रूफ करने के लिए कि चारों बच्चे मेरे हैं। उसका एविडेंस ये है कि मेरे पास डीएनए टेस्ट का रिजल्ट है और इसमें साफ साफ लिखा है कि चारों बच्चे मेरे ही हैं। फिर लिन और वो तीनों स्टाफ फिर से अपसेट हो जाते हैं और बाओ अपने भाई चैन को कॉल करके उसे डीएनए टेस्ट रिपोर्ट की सच्चाई के बारे में पूछता है। तो चैन बताता है कि हाँ ये रिपोर्ट असली है। फिर ये जानकर वानिंग भी शॉक होती है कि क्या सच में यही मेरे बच्चों का डैड है। लू कहता है कि मेरे हैकर बेटे ने खुद ही ये पता लगा के बता दिया है। और फिर गार्ड्स यहाँ से लिन को पकड़ के लेके जाते हैं और फिर स्टाफ भी वानिंग से माफी मांग के यहाँ से चले जाते हैं। फिर बाओ और शाओ के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगता है। बाओ कहता है कि मैं श्योर हूँ कि मिस्टर लू हमारे डैडी हो ही नहीं सकते क्योंकि मम्मी का जेट पेंडेंट कभी गलत नहीं बता सकता है। पर शाओ भी नहीं मान रही होती, कहती है कि नहीं मेरे डैडी ही हमारे असली डैडी है। फिर दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर ही रहे होते हैं और वानिंग इन लोग को देखकर हंस रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर इसके पास लू आ जाता है और वो पूछता है कि अब तो तुम मुझसे शादी करोगी ना। पर तभी जल्दी से यहाँ पर जीशन आकर लू को दूर कर देता है और कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। और फिर इन दोनों के बीच में कंपटीशन के तौर पे फाइट शुरू हो जाती है और यहाँ पर लू बहुत ही आसानी से जीशन को एक पंच मार देता है। ये देखकर बाओ कहता है कि डैडी आखिर पे एक प्ले बॉय से कैसे हार सकते हो। शाओ कहती है कि तुम कुछ भी मत बोलो, मेरे डैडी कोई प्ले बॉय नहीं है। मेरे डैडी को मैंने हमेशा ही जेट पेंडेंट को लेकर मम्मी को याद करते हुए देखा है। फिर लू वानिंग को उसका जेट पेंडेंट दिखाने लगता है। तभी जीशन भी अपना जेट पेंडेंट दिखाता है और कहता है कि मेरे पास भी है। तभी यहाँ पर एक लड़की न्यूज देखकर बताने लगती है कि वानिंग ने ये जेट पेंडेंट अपने और भी बॉयफ्रेंड को दी है जो कि पूरे टोटल 8 है। तो बाओ इन दोनों को चिल्लाता है और कहता है कि मेरी मम्मी के बारे में कुछ भी मत बोलो, मेरी मम्मी के पास सिर्फ एक ही बॉयफ्रेंड है और वो जीशन डैडी है। तो शाह कहती है कि नहीं, मम्मी के पास सिर्फ एक ही बॉयफ्रेंड है और वो लू डैडी है। तो बाओ कहता है कि वो जीशन डैडी है और मैं बड़ा भाई हूँ इसलिए तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। और अभी तो मैंने तुमसे लास्ट टाइम की वजह से डील भी नहीं किया जो तुमने वहाँ पर अपना गाना सुनाकर हमें बेहोश कर दी थी। अब तभी यहाँ पर लू और जीशन के बीच में भी झगड़ा होने लगता है और जीशन वानिंग से कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो और तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती। तो लू कहता है कि वानिंग भूलो मत, तुमने मेरा दिल चुराया है और तुम्हारे ऊपर मेरा 50 मिलियन का कर्जा है। और फिर ये लोग ऐसे वानिंग को परेशान कर रहे होते हैं कि वो इन दोनों में से चूज करे। तभी यहाँ पर थर्ड बेबी आ जाती है और वो कहती है कि हमारे असली डैडी लू डैडी नहीं है। तो बाओ पूछता है कि फिर हमारे असली डैडी कौन है। तो ये कहती है कि हमारे असली डैडी वो है और वो कोई मैजिक वाला धुआं उड़ाकर सभी को बेहोश कर देती है और फिर वो यहाँ पर आकर वानिंग को लेकर चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो जादूगरनी और लिन फिर से बातें कर रहे होते हैं। लिन खुश हो रही होती है कि अब जीशन को मजे मिल रहे होंगे जब उसके सामने से ही वानिंग को कोई और लेके जा रहा है। ये जादूगरनी कहती है कि अब तुम देखो पांचों के बीच में कैसे फाइट होती है। तभी यहाँ पर शू आ जाती है और वो वानिंग के ऊपर गुस्सा हो रही होती है। तो लिन से कहती है कि तुम भी हमारे साथ प्लान में शामिल हो जाओ और हम लोग मिल के वानिंग से बदला लेंगे। फिर यहाँ हम देखते हैं कि ये चारों बच्चे कॉल पर बातें करते हैं और ये लोग गाँव से पूछते हैं कि आखिर वो डैडी ने वानिंग को कहाँ पर लेके गए।
तो बाओ बता देती है कि उसने वानिंग को विलेज लेकर गया। तो यहाँ पर चैन जल्दी से विलेज का लोकेशन चेक करके बाओ को इस बारे में बता देता है। फिर हम देखते हैं कि वो वानिंग को अपने सारे विलेज के लोगों के पास लाया होता है उसे वेडिंग करने के लिए, और यहाँ पर सभी लोग वेडिंग की खुशी मनाते हुए डांस कर रहे होते हैं और वानिंग को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो यहाँ से कैसे भागेगी। तभी यहाँ पर जीशन पहुंच जाता है और वो उसे कहता है कि आखिर तुम मेरी वाइफ को कैसे चुरा सकते हो, और ये वानिंग से पूछता है कि कहीं इससे तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना। तो वानिंग कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। फिर यहाँ पे लू भी पहुंच जाता है और ये और जीशन मिलकर वो से लड़ रहे होते हैं। तो वो इन लोग से डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाता है। तो वो इन लोगों को डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाकर बताता है कि मैं ही चारों बच्चों का डैड हूँ। फिर ये लोग डीएनए टेस्ट रिपोर्ट को देखकर शॉक होते हैं और वानिंग कहती है कि मुझे तो लगता है कि तुम दोनों का ही टेस्ट रिपोर्ट फेक है। तो यहाँ पर वो इन लोग को जेड पेंडेंट दिखाते हुए कहता है कि मेरे पास वानिंग की एक और निशानी है। तो लू और जीशन इसे अपना अपना दिखाते और कहते हैं कि ये हमारे पास भी है। तभी यहाँ पर फैंग भी पहुंच जाता है और ये वू से फाइट करने जा रहा होता है। तो बाओ फैंग को चिल्लाकर फाइट करने से रोकता है और फिर ये कहता है कि चलो मैं ही कुछ सोल्यूशन निकालता हूँ आप लोग में से पता करने के लिए कि कौन हमारा असली डैडी है। फिर ये लोग एक जगह पर आ जाते हैं और कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और बाओ सभी से पहला सवाल ये पूछता है कि सभी वानिंग से किस महीने मिले थे। सभी गर्मियों का महीना बताते हैं लेकिन वो ठंडी का महीना बताता है। तो बाओ सबसे पहले वू को डिस्क्वालीफाई कर देता है कि वो इन लोग का डैडी हो ही नहीं सकता इन लोग की बर्थ मंथ के हिसाब से। फिर वो आउट होने के लिए नहीं मान रहा होता है। तो बाओ कहता है कि आप एलिमिनेट हो चुके हो, आप साइड में जाओ। फिर दूसरे राउंड में बाओ वानिंग से कहता है कि मम्मी अब आप डिसाइड करो कि आपको इनमें से कौन चाहिए। वानिंग तो सोचने पड़ जाती है कि मैं किसे चुनूं। वैसे तो मैं सिर्फ जीशन को ही चुनना चाहती हूँ, लेकिन उसका और मेरा जेड पेंडेंट का टेस्ट फेल हो गया, यानी वो मेरे बच्चे का डैड है ही नहीं, लेकिन मेरे दिल में तो सिर्फ वो ही है। और फिर ये सोचती है कि लेकिन अगर बच्चों के लिए देखा जाए तो इसे कोई लेकिन इसे बच्चों के लिए बच्चों के असली डैड को चुनना होगा। फिर वानिंग अपने बच्चों से कहती है कि मैं नहीं बल्कि तुम लोग चुनो कि तुम लोग को कौन डैडी चाहिए, कौन से वाले डैडी चाहिए। तो बाओ बाकी तीनों को भी वीडियो कॉल करता है और उनसे पूछता है कि भाई और बहन जल्दी बताओ कि तुम लोगों को। फिर सारे बच्चे ये डिसाइड करते हैं कि इन लोग की मम्मी को सबसे ज्यादा कौन प्यार करता है, और फिर ये लोग जीशन को चूज कर लेते हैं। और फिर जीशन बहुत ही खुश जाता है और वो अपने सारे बच्चों को थैंक यू कहता है और फिर वो वानिंग से कहता है कि अब तुम मुझसे शादी कर लो। पर तभी यहाँ पर शू आ जाती है, वो भी रिपोर्टर्स को लेकर, और वो कहती है कि जीशन वानिंग से शादी नहीं कर सकता क्योंकि उसकी शादी तो पहले किसी और के साथ फिक्स हो गई है और अब उसकी फियांसी येन फैमिली की डॉटर है और ये लड़की उसके फैमिली ने उसके लिए चुने हैं कि क्या वो अपनी फैमिली के हिसाब से शादी करेगा या फिर वो खुद चूज करेगा। फिर रिपोर्टर्स जीशन से इस बारे में सवाल करने लगते हैं। तब यहाँ पर वानिंग शू को चिल्लाती है कि आखिर वो वापस से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने क्यों आ गई है। तो शू कहती है कि देखो मैं तुम्हारी प्यारी क्लासमेट हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ तुम्हें इस प्ले बॉय से बचाने के लिए। और फिर रिपोर्टर्स को बता रही होती है कि ये जीशन एक प्ले बॉय है और मेरी फ्रेंड को धोखा दे रहा है। फिर लू, वू और फैंग ये तीनों मिलकर जीशन को चिल्लाने लगते हैं कि आखिर वो वानिंग के साथ खेल कैसे सकता है। तो जीशन इन लोग से कहता है कि ये कोई भी बात सच नहीं है, मैं वानिंग से इतना प्यार करता हूँ। फिर वानिंग रिपोर्टर से कहती है कि जीशन ने मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया है और ये लड़की सब झूठ कह रही है। शू कहती है कि मैं कोई झूठ नहीं कह रही हूँ, मेरे पास इसका एविडेंस भी है। फिर ये जीशन और येन की फोटोज दिखाती है और बताती है कि जीशन के डैड ने ये खुद बताए हैं कि जीशन येन फैमिली की डॉटर के साथ जल्द ही शादी करने वाला है और ये उसका प्रूफ भी है। फिर सभी इस फोटो पर बिलीव करते हुए जीशन को चिल्लाने लगते हैं और फिर बाओ जीशन को इस राउंड में एलिमिनेट कर देता है और कहता है कि अब आप हमारी डैडी बनने की रेस से बाहर हो क्योंकि अब आपका मिस येन के साथ कोई रिलेशन चल रहा है और हम नहीं चाहते कि हमारी मम्मी सफर करे। फिर जीशन भी इस रेस से बाहर चला जाता है और फिर वैंग वानिंग को मनाने लगता है कि वो ही उसके लायक है। पर तभी शू वानिंग से कहती है कि ये भी तुम्हारे लायक नहीं है और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ये तुमसे शादी करने के लायक नहीं है क्योंकि ये तुम्हारे बच्चों का डैड है ही नहीं। तो फैंग इससे कहता है कि तुम जो कह रही हो उसका एविडेंस है तुम्हारे पास, और फिर सभी भी इससे एविडेंस मांगने लगते हैं। तो शू कहती है कि ऑफ कोर्स है, सभी को पता है कि फैंग ने कुंग-फू सीखा है, इसलिए इसकी बॉडी तो सही है ही नहीं, इसलिए इस टाइम पर इसकी बॉडी सही है ही नहीं। तो सभी लोग बातें करने लगते हैं कि यानी फैंग अभी भी वर्जिन है। फिर इस रीजन की वजह से फैंग भी इस रेस से बाहर हो जाता है कि वो इन बच्चों का डैड बनने के लायक ही नहीं। पर यहाँ पे लास्ट में सिर्फ लू ही बचता है और वो कहता है कि यानी अब तो प्रूफ हो गया है कि इन बच्चों का डैड मैं ही हूँ, क्योंकि ठीक है नहीं तुम भी वानिंग के हस्बैंड बनने लायक हो ही नहीं। फिर क्योंकि तुम्हारी कंपनी के ऊपर बहुत सारे फ्रॉड केस हैं और तुमने गलत काम करके पैसे जमा करे हो।
और फिर ये लोग इसे 20 राउंड से एलिमिनेट करके बाहर निकाल देते हैं और ये कहता है कि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, फिर भी मुझे निकाला जा रहा है। अब यहाँ पर शो वानिंग से कहती है कि देखो ये चारों ही तुम्हारे लायक ही नहीं है, मैंने तुम्हारी कितनी बड़ी हेल्प करी हूँ। तो वानिंग से स्लैप मारती है और फिर ये चारों भी इसे चिल्लाते हैं कि इसने इन लोगों के ऊपर झूठा इल्जाम लगाई है। फिर हम देखते हैं कि चैन बाओ को कॉल करके सब बताता है कि चारों डैड के ऊपर जो इल्जाम लगे हैं वो सब झूठे हैं। फिर बाओ सभी डैडी को कहता है कि आप लोग सभी इनोसेंट है और फिर ये लोग शू और रिपोर्टर को यहाँ से बाहर भेज देते हैं और फिर ये चारों ही वापस से कंपटीशन में आ जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि उन लोगों को क्या करके प्रूफ करना चाहिए। बाओ कहता है कि हमें मम्मी से पूछना चाहिए कि उन्हें आप में से कौन सुइटेबल लग रहा है। तो वानी कहती है कि मैं किसी भी चुन सकती हूँ जो मेरे बच्चों का डैड हो। आखिर तुम में से मेरे बच्चों का असली डैड कौन है। तभी इतने में यहाँ पर यूशा आ जाता है और वो कहता है कि वानिंग तुम्हारे बच्चों का असली डैड मैं ही हूँ। और फिर चैन यहाँ पर कोई बेहोशी वाली स्प्रे रिलीज कर देता है जो कि जैसी सबकी आंखों में लगती है तो सभी बेहोश हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर यूशा वानिंग को लेकर अपनी जगह पे आ जाता है और इसके सभी गार्ड्स वानिंग का वेलकम कर रहे होते हैं। पर तभी यहाँ पर बाकी चारों डैडी भी पहुंच जाते हैं और वानिंग तो जीशन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से उसके पास जाने लगती है। पर तभी यूशा इसे पकड़ के रोक लेता है। अब तभी यहाँ पर यूशा की ये पोल खुलती है कि वो पहले से ही मैरिड है। तो चैन कहता है कि मेरे डैड मैरिड नहीं है, बस उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है अपने डैड की वजह से। यूशा वानिंग से क्लियर करता है पर इसे जैसे ही वानिंग और बच्चे के बारे में पता चला तो इसने अपनी शादी कैंसिल कर दिया और ये वानिंग को मनाने लगता है कि वो अब इससे शादी करे। पर वानिंग कहती है कि मुझे तो याददाश्त की बीमारी है, इसलिए मैं तो शादी के बारे में कुछ डिस्कस नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी है। अब तभी यहाँ पर यूशा भी अपना डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाता है और कहता है कि चारों बच्चों का असली डैड मैं हूँ, तुम लोग नहीं। तो वानी कहती है कि फिर एक डीएनए टेस्ट रिपोर्ट, आखिर तुम सभी में से किसका डीएनए टेस्ट रिपोर्ट असली है। फिर ये सभी डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर कौन सी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट की कंपनी असली है, क्योंकि इनमें से एक ही असली होगी और बाकी सब तो फेक होगी। अब तभी यहाँ पर एक लेडी इन लोग के मन में ये डालती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चारों बच्चों के चारों अलग अलग डैड हो। जैसे कि फैंग बताता है कि उसकी जो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट है वो उसके बेटे बाओ और उसकी है। लू बताता है कि वो उसकी और शाओ की है। वो बताता है कि वो उसकी और उसकी बेटी गाओ की है। और फिर लास्ट में यूशा बताता है कि उसकी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट चैन की है। फिर ये दोनों लेडी गार्ड्स कहती है कि ये स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग है कि चारों बच्चों के असली डैड उनके अडॉप्टिव फादर है, यानी कि ये लड़की चारों के अलग अलग डैड के साथ एक ही टाइम पर प्रेग्नेंट थी। सच में ये लड़की कितनी बेशरम है। तो चैन कहता है कि मेरी मम्मी के ऊपर कुछ भी झूठा इल्जाम मत लगाओ। जिशन भी यही कहता है कि मेरी वानी के बारे में कुछ भी मत बोलो, वो बहुत ही इनोसेंट और प्योर लड़की है। फिर यहाँ पर यूशा कहता है कि मेरे पास एक और एविडेंस है और वो वही रैबिट वाला जेड पेंडेंट दिखाता है। तो बाकी चारों भी अपना जेड पेंडेंट निकाल के दिखा देते हैं कि हमारे पास भी है। और फिर सभी शॉक होते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। और वानिंग भी कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे पास एक ही जेड पेंडेंट था, इतने कहाँ से आ गए। अब यहाँ पर इन लोगों को शक हो जाता है कि आखिर ये दोनों गार्ड्स वानिंग के बारे में इतने बुराई क्यों कर रही है। लिन सोचती है कि कहीं मैं एक्सपोज ना हो जाऊं। फिर वो यूशा से कहती है कि बॉस मैं तो आपकी फिक्र कर रही थी कि ये कैरेक्टरलेस लड़की आपको फूल बना रही है। तो ये सभी वानिंग के साइड लेते हुए कहते हैं कि तुम वानिंग के ऊपर झूठा इल्जाम मत लगाओ। वानिंग भी अपने आप को प्रूफ करते हुए कहती है कि मेरे पास सिर्फ एक ही बॉयफ्रेंड है और वो सिर्फ जिशन है। पर ये दोनों गार्ड्स जो कि असल में लीन और वही जादूगरनी होती है, ये दोनों वानिंग की बुराई करे जा रही होती है और उसकी एक फेक वीडियो भी इन लोग को दिखा देती है। पर इन लोग को बिलीव नहीं होता कि वो वानिंग है। तो फैंग गुस्से में दोनों को स्लैप लगाता है और वो इन लोग के ऊपर कुछ रेड कलर का पाउडर फेंक देता है जिसकी वजह से इन लोग को इचिंग होने लगती है। और ये कहता है कि यही तुम लोगों की सजा है जो तुम लोग वानिंग के बारे में कुछ भी कहे जा रहे थे। अब जीशन इन लोग से कहता है कि जरूर ये वीडियो फेक होगी। पर तभी यहाँ पर इन पांचों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और फिर चैन कहता है कि आप लोग फाइटिंग करना बंद करो, ये सब इन दोनों का प्लान था। ये मेरी मम्मी की बुराई करके आप पांचों को फाइट करवाना चाह रही है। फिर ये चारों कहते हैं कि अगर वानिंग से हमारा कोई रिलेशन नहीं है तो वानिंग को भी वो चीज याद कैसे है जो हम बोल रहे हैं। तो वानिंग भी कहती है कि हाँ मेरा भी तो यही सवाल है। फिर जिशन कहता है कि यानी कि वानिंग की मेमोरी के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। चैन क्या तुम इसका पता लगा सकते हो कि आखिर वानिंग की मेमोरी के साथ क्या हुआ है। चैन बताता है कि जरूर इन सब के पीछे एक्सटिंक्शन सेक्ट का हाथ है, उनके पास पावर है कि वो लोगों की मेमोरी बदल सकते हैं। फिर यहाँ पर बाओ और गाओ मैजिक से पहुंच जाते हैं और बाओ इस जादूगरनी की सारी पोल खोल देता है। फिर ये लेडी अपनी असली आइडेंटिटी में आ जाती है और ये बाओ से पूछती है कि आखिर तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला, जबकि मैंने तो अपना चेहरा बदली हुई थी। बाओ कहता है कि आप दोनों कब से हमारा पीछा कर रहे थे तो मुझे कैसे पता नहीं चलता। और ये दोनों बच्चे कहते हैं कि क्या तुमने हमें फूल समझा हुआ था। और फिर लिन भी अपने असली चेहरे में आ जाती है और वो इन लोग को देखते हुए हंसने लगती है। और फिर ये जादूगरनी इन लोग को बताती है कि मैंने ये सारी प्लानिंग 10 साल पहले से ही करके रखी थी कि मैं तुम लोगों की फाइटिंग करवाऊंगी। और वो इन लोग को फूल बना के बड़ी हंस रही होती है।
तो फैंग इसके ऊपर अपने मैजिक से अटैक करने लगता है। तो ये कहती है कि तुम्हारी छोटी मोटी पावर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। फिर गाँव कहने लगती है कि आंटी अब आप यहाँ पर आ गई हो, हमसे बचकर अब कहीं नहीं जा सकती। ये कहती है कि रुको, मैं आज तुम लोगों से अपनी सिस्टर का बदला लूंगी। और इसकी सिस्टर कोई और नहीं बल्कि लिन की मॉम होती है। लिन कहती है कि जिसकी वजह से मेरी मॉम मरी थी मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। फिर बाओ अपने सारे टैलेंटेड डैडी की तारीफ करने लगता है और कहता है कि मेरे डैडीज इतने टैलेंटेड है। और फिर इस जादूगरनी को हराने के लिए ये सभी मिलकर इसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। फिर लिन यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है पर ये लोग इसकी भी पिटाई कर डालते हैं। और ये सब देखकर ये दोनों बेबी बहुत ही खुश हो जाते हैं कि हमारे पांचों डैडी कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब तभी यहाँ पर वार्निंग इस लेडी से कहती है कि आखिर आपका ये सब करके क्या फायदा निकला। बाओ कहता है कि मुझे सब पता है कि आपने ही मेरी मम्मी की मेमोरी में ये सब किया है। आपने मेरी मॉम की मेमोरी चेंज कर डाले और इस टेक्नोलॉजी के बारे में मेरे ब्रदर चैन ने मुझे बताया कि आप हिप्नोसिस करके ब्रेन की मेमोरी को चेंज कर रही है और किसी दूसरे पर्सन की आइडेंटिटी को दूसरे पर्सन में डाल रही हो। तो फिर वानी को सब समझ आता है और वो कहती है कि यानी मेरे माइंड में जो इन पांचों की मेमोरी है वो तुमने डाली हो। तो ये कहती है कि तुम कितने स्टूपिड हो कि तुम्हें इस बात का पता ही नहीं चला। फिर यहाँ पर इस जादूगर ने एक जहरीली गैस फैला दी होती है जिसकी वजह से इन सभी के ऊपर असर होने लगता है पर बच्चों को कुछ नहीं होता। फिर यहाँ पर इन पांचों को समझ आता है कि इन चारों लड़कों में भी जो मेमोरी है वो भी नकली है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ये जानकर ये सभी शॉक हो जाते हैं और फिर पूछते हैं कि फिर आखिर बच्चों का रियल डैड कौन है। तो ये कहती है कि मैं तुम लोगों को पता करके बता दूंगी, तुम्हें बस जेड पेंडेंट देना होगा और हम ब्लड टेस्ट करके देखेंगे। तो इसके लिए वार्निंग अपना पेंडेंट देने लग जाती है। फिर लिन कहती है कि अब मैं ब्लड के लिए तुम्हें कहाँ कट करूँ। तो बाओ को बहुत ही गुस्सा आता है और वो इसे मैजिक से मारता है जिसकी वजह से लिन के ऊपर भी जहरीली गैस का असर हो जाता है। तो वो अपनी आंटी से कहती है कि आप प्लीज मुझे बचा लो पर ये तो लिन को मार ही देती है और फिर लिन यहाँ से गायब हो जाती है। फिर ये पूछती है कि वैसे तुम बच्चे के ऊपर मेरी जहरीली गैस का असर क्यों नहीं हुआ। तो बाओ कहता है कि बहुत ही सिंपल है, आप ही ने कहा था ना कि जो लोग एक दूसरे से प्यार करते होंगे उन्हीं के ऊपर ये असर होगा और हम तो बच्चे हैं, हमें इन सब चीज के बारे में क्या पता। फिर लेडी कहती है कि तुम बच्चे कितने टैलेंटेड हो, मैंने तो इस बारे में सोची ही नहीं थी। फिर ये दोनों बच्चे कहते हैं कि हमें सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी पता है कि आपकी जो जहरीली गैस है उसका एक एंटीडोट भी है। और फिर ये लोग मैजिक से दूसरी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर एक प्लांट होता है और इस वजह से इस जहर का असर इन लोग पे से हट जाता है और ये सभी ठीक हो जाते हैं। पर जीशन तो नहीं ठीक होता और उसके ऊपर तो इस जहर का असर और बढ़ जाता है और इसके मुंह से खून निकलने लगता है। तो ये लेडी इन लोग को बताती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि जीशन सबसे ज्यादा वार्निंग से प्यार करता है। फिर जीशन वार्निंग को बताने लगता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अगर ये चारों बच्चे मेरे नहीं भी हुए तो भी मैं तुमसे ही शादी करूंगा और तुम्हारे साथ मिलकर इन बच्चों को बड़ा करूंगा। ये कहती है कि अभी जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से तुम्हारे लिए ये अनफेयर है। तो ये कहता है कि अगर इन बुरे लोगों की वजह से हम अलग हुए तो ये हम दोनों के लिए अनफेयर होगा। वार्निंग कहती है कि मुझे इस बारे में सोचने का टाइम दो पर फिर भी जीशन इसे मनाने लग जाता है। तो ये लेडी हंसने लगती है और कहती है कि तुम दूसरे के बच्चे को पालना चाहते हो। तो ये कहता है कि आखिर आपको क्या फर्क पड़ता है कि मैं किससे शादी करता हूँ। जिशन फिर से वार्निंग से कहता है कि हम शादी कर लेते हैं और तुम मेरे पेरेंट्स की भी फिक्र मत करो, मैं उन्हें मना लूंगा। फिर जिशन कितना मनाने पर वार्निंग मान जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी। तो बाकी चारों कहने लगते हैं कि वार्निंग आखिर तुम इसे कैसे चुन सकती हो, अभी तो कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है, क्या पता वो जेड पेंडेंट ही खराब हो और हम में से एक ही तुम्हारे बच्चों का डैड हो। तो और फिर चारों इस जादूगरनी से पूछते हैं कि तुम हमें सच बता दो कि हम चारों में से कौन इस बच्चे का डैड है। पर ये इन लोग को नहीं बताती और शहनी से पूछ रहा होता है कि तुम बता दो कि मैं ही इन बच्चों का डैड हूँ। पर यहाँ पर शहन का जहर तो और ज्यादा बढ़ जाता है और ये बहुत ही खुश हो रही होती है कि अब तो तुम मर जाओगे। फिर ये लोग इससे पूछते हैं कि तुम हमें इसकी मेडिसिन बताओ कि कैसे ठीक होगा। तो ये बताती है कि वो मेडिसिन दूसरी दुनिया में है। अब तभी इतने में वार्निंग को चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाती है और फिर चारों बच्चे यहाँ पर पहुंच जाते हैं। फिर सभी इस ओल्ड लेडी से पूछते हैं कि उस दूसरी दुनिया में कैसे जा सकते हैं। तो ये लेडी बताती है कि जब मैं यंग थी तो मुझे किसी से प्यार हुआ था पर वो मुझसे नहीं बल्कि किसी और से प्यार करता था और वार्निंग उसी की बेटी है, इसीलिए मैं वार्निंग से बदला लेना चाहती थी क्योंकि इसकी मॉम ने मेरा प्यार मुझसे छीनी है। तो इसकी बातें सुनकर बच्चे हंसने लगते हैं कि यानी ये ओल्ड लेडी हमारे ग्रैंडपा को पसंद करती थी और इसी वजह से इन्होंने हमारी मम्मी से बदला लेने की प्लानिंग करी। ये लेडी बताती है कि वार्निंग के डैड ने वो एंटीडोट बना लिए थे जिससे ये जहर ठीक हो सकता है पर फिर वो अचानक से गायब हो गया, यानी वो उस दूसरी दुनिया में चला गया। अब ये सब सुनकर वार्निंग समझ जाती है कि यानी मेरे डैड दूसरी दुनिया में टाइम ट्रेवल करके चले गए।
फिर हम देखते हैं कि वानिंग अपने डैड से प्रे करने लग जाती है और उनसे एंटीडोट मांग रही होती है। तो फाइनली इसके डैडी से दिख जाते हैं और वो बताते हैं कि वो नहीं चाहते थे कि वानिंग को कभी इस दूसरी दुनिया के बारे में पता चले क्योंकि वो सेफ नहीं है। अब इसके डैडी से बताते हैं कि जब इसका और जीशन का ब्लड मिक्स हो जाएगा तो उससे एक ड्रैगन फेनिक्स बनेगा और उसी वक्त ही जब दूसरी दुनिया का दरवाजा खुलेगा तब ये लोग वहाँ पर जा पाएंगे। और फिर हम देखते हैं कि वानिंग के मुंह से भी ब्लड निकलता है और फिर इन दोनों की ब्लड मिक्स होने की वजह से वो मैजिकल फियोनिक्स दिखने लगता है और फिर इन बच्चों को पता लग जाता है कि यानी हमारे असली डैड जीशन डैडी है। ये जानकर वानिंग भी बहुत ही खुश होती है और फिर ये जीशन के साथ रेडी हो जाती है कि अब ये लोग दूसरी दुनिया में जाएंगे एंटीडोट लाने के लिए। फिर चारों बच्चे कहने लगते हैं कि मम्मी हमें भी अपने साथ लेके चलो, हम आपकी हेल्प करेंगे। और फिर हम देखते हैं कि इस ओल्ड लेडी को तो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करके लेके जाते हैं और फिर जैसे ही दूसरी दुनिया का डोर खुलता है तो वानिंग जीशन को लेकर यहाँ से चली जाती है और उसके साथ चारों बच्चे भी यहाँ से चले जाते हैं और ये बाकी चारों इधर ही रह जाते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।